हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ है और मैं आज से इतिहास की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक, रेलवे, एसएससी, हर किसी में इतिहास से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक को इजी बनाकर आपके सामने पेश करता हूं और आज हम इतिहास का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इतिहास को मैं 3 वीडियो में कवर करने वाला हूं और ये इतिहास का पहला वीडियो। तो चलो गाइस, हम इतिहास को डिस्कस करते हैं। तो मुख्यतः इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इस वीडियो में हम प्राचीन भारत को डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत में सबसे पहले सिंधु सभ्यता आता है। सिंधु सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। यहाँ के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। इस सभ्यता का पता 1857 में लाहौर से कराची के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन बेंटन और विलियम बेंटन को दो प्राचीन नगर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो का पता लगा। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो शहर सिंधु नदी के किनारे था। गाइस, जो भी प्राचीन भारत से जो भी टॉपिक में जो भी बता रहा हूँ, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में आइए कुछ मुख्य टॉप पॉइंट और देख लेते हैं। यह सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। यहाँ नगरीय सभ्यता थी। गाइस, नगरीय सभ्यता से मतलब यहाँ के लोग नगरीय सभ्यता शहरी सभ्यता जैसे थे। यहाँ के लोगों को नाली व सड़कों का संपूर्ण ज्ञान था। यहाँ के लोग घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग करते थे। प्रमुख बंदरगाह लोथर जो गुजरात में है वो हुआ करता था। सबसे बड़ा भवन धान्यागार जो कि मोहनजोदड़ो में है और सबसे बड़ा स्नान घर जिसको हम स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो में है। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। इस सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। गाइस, ये लोग यहाँ पर खुदाई के समय कोई भी लोहे के साक्ष्य नहीं मिली, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो ये लोग खेती कृषि जो भी करते थे वो लकड़ी की हल से किया करते थे। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था, परंतु पशुपालन भी साथ में करते थे। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती की गई। तो हमने देखे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के मुख्य पॉइंट। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसमें जो है वैदिक सभ्यता। तो ये सिंधु सभ्यता के बाद आई। मुख्यतः जो आर्य लोग थे उनने भारत पर आक्रमण किया और जो भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग हैं उनको युद्ध में पराजित कर आर्यों ने अपना शासन स्थापित किया और वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसकी भाषा संस्कृत थी। यहाँ के लोग आर्य कहलाए। प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। यहाँ लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए। इसका मतलब यहाँ लोहे की खोज हो चुकी थी। यहाँ प्रिय पशु घोड़ा था। यहाँ लगभग 3200 साल पुरानी सभ्यता है। आर्य ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के मूल निवासी लोगों को युद्ध में पराजित कर अपना शासन स्थापित किया। तो हमने डिस्कस किया वैदिक सभ्यता, जो भी कम पॉइंट थे, ये बेसिक पॉइंट आते हैं एग्जाम में। इसके बाद धीरे धीरे वैदिक सभ्यता से भारत 16 राज्यों में बट गया, जिनको हम 16 महाजनपद के नाम से भी जानते हैं। जो जिन 16 राज्यों और 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जो जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है, उससे मिलती है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में हाल ही में बना था, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो 16 महाजनपद थे वो निम्न प्रकार हैं: मगध, काशी, अंग, कौशल, बज्जी, चेदी, वत्स, कुरु आदि। और इनमें सबसे बड़ा जो राज्य था वो अवंती था और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज मगध था। ऐसा मगध को यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि मगध के अराउंड ही सारा इतिहास घूमता है प्राचीन भारत का। मगध में सबसे शक्तिशाली राज्य था और इसकी पहली राजधानी राजगिरा गिरिविश थी। बहुत सारे राजाओं ने यहाँ राज किया, राजवंश आए स्थापित किए। हम देखते हैं उनके राजवंश। सबसे पहले हर्यक वंश आया था, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहक वंश और गुप्त वंश। गाइस, जिनमें से सबसे इंपोर्टेंट मौर्य और गुप्त वंश हैं, इनको हम डीपली स्टडी करेंगे और जो बाकी के हैं उनको हम बेसिक जानेंगे उनके बारे में। उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सबसे शुरू में हर्यक वंश को देखते हैं। संस्थापक हर्यक वंश का बिंबिसार था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की मृत्यु कर दी और अपनी गद्दी पे बैठा। और फिर अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की मृत्यु कर दी और फिर वो गद्दी पे बैठा। उदयन ने एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था और हर्यक वंश यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद आता है नागवंश। तो गाइस, इसका सिर्फ संस्थापक याद रखिए आप, शिशुनाग था। और उसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश का भी कोई खास नहीं है, इसका संस्थापक आप महापद्मानंद को याद रख सकते हैं। नंदवंश के ही समकालीन सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा जो हाईपोर्ट स्पीड के नाम से जाना गया। सिकंदर के गुरु के नाम अरस्तु था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की मृत्यु ज्वर की वजह से बेबीलोन में हो गई थी। तो ये सिकंदर से मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक हमने उठाए थे। और नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब हम डिस्कस करेंगे मौर्य वंश, जो कि इंपोर्टेंट है, इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं गाइस। इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु चाणक्य थे जिसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता था। हाँ गाइस, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था
और ये राजनीति से संबंधित है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो भारत रह गया था, उसने चंद्रगुप्त से युद्ध लड़ा था और वो हार गया था। इसके बदले में उसने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्निया के साथ चंद्रगुप्त का विवाह कर दिया और कुछ संपत्ति भी दी उसको। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया था अंतिम समय में अपने, और उपवास के दौरान इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में हो गई थी। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और बिंदुसार का पुत्र अशोक था, और तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था गाइस, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था, और अशोक ने वहां का विद्रोह दबाया और वहां का लोगों का दिल जीत के वापस लौटा था। फिर अगला शासक अशोक बना। अशोक यह बहुत महाप्रतापी शासक था। इसने लगभग सारे 16 महाजनपदों पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा। शिलालेखों की संख्या 14 है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और शिलालेखों की खोज 1750 में फैंथलन ने की थी। साथ में शिलालेखों में अजीविकों का उल्लेख है, और अजीविकों को रहने के लिए अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण किया था: कर्ज, चौपर, सुदामा, विश्व झोपड़ी। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अंतिम शासक इस वंश का वृद्धत था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। तो अब हम डिस्कस करेंगे शुंग वंश, जिसका सिर्फ हमको संस्थापक याद रखना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र है। उसके बाद कर्ण वंश आता है। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव हुए, और फिर सातवाहक वंश आया, उसके संस्थापक सिरमुख हुए। तो इन तीनों वंशों के हमको सिर्फ संस्थापक याद रखना है। और उसके बाद गुप्त वंश आया। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इसके बाद घटोत्कच आया, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम इनको महाधीराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत की स्थापना की। इनका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त यह संगीत प्रेमी था। इसको बीड़ा बजाने का शौक था। इसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई सरस्वती की मूर्ति बनवाई थी। इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। सारे ऐसे सारे पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम है, आप एक दिन पहले भी इसको रिवीजन के तौर पर देख के जा सकते हैं। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके काल में बौद्ध यात्री फाहियान आए थे। इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। कालिदास, ब्रह्मही, आर्यभट्ट आदि कवि इसी के शासनकाल में थे। कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की। आर्यभट्ट यह गणितज्ञ थे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना की। बारहमही यह खगोल शास्त्री थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारत इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कुमारगुप्त, इनने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, जिन्होंने सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। उसके बाद भानु और विष्णुगुप्त अंतिम शासक हुआ, और गुप्त वंश यहाँ समाप्त हो गया। तो गाइस, मैंने प्राचीन भारत के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं। इन्हीं से आपको सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं इसके बाद मध्यकालीन भारत का वीडियो लाऊंगा। आप लोगों ने अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।